हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इलास्टिसिटी और डिमांड का लेक्चर 2 करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे अपना न्यूमेरिकल्स प्राइस इलास्टिसिटी पे और क्रॉस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी को भी डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग लिखेंगे आज अपने करने वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। कैसे मेज़र करते हैं इलास्टिसिटी को या कैसे अपने प्राइस ढूंढेंगे, इसको सीखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या लिखेंगे, इस तरीके से आपको सम मेंशन किया होगा। प्राइस ऑफ ए कमोडिटी rises from rupees 5 to rupees 7. As a result, its demand falls from 100 units to 80 units. Find out EP मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय कौन सा मेथड, परसेंटेज मेथड। तो आपको कोई मेथड अगर मेंशन नहीं भी किया है तो आप परसेंटेज मेथड यूज़ कर सकते हो। क्या क्वेश्चन विजिबल है कि और बड़ा करूं? विजिबल है बेटा? लास्ट बेंच विजिबल है ना सारा? देखिए, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगेन हमें मैग्नीट्यूड ढूंढना है। अच्छा, ऑनलाइन जो बच्चे हमारे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसका प्रीवियस लेक्चर पहले आप देख लें, उसमें हमने सारा फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। उसके बाद आप इस क्वेश्चन में आइए तो आप इजीली कर पाओगे। तो क्या कहना चाह रहा है ये कि प्राइस कमोडिटी का बढ़ गया है, राइजेस फ्रॉम 5 to 7। पहले कितना प्राइस था, फिर कितना है? एज अ रिजल्ट उसका जो डिमांड है वो घट गया। 100 यूनिट से कौन सा यूनिट हो गया? 80 यूनिट्स। अब आपको बता रहा है, बताइए कि इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी कितना होगा। इसको देख, तो ये बंद है क्या पूरा? जोर से दबा तो। थैंक यू। आइए, सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे P1। P1 को क्या मान रहे हैं हम? इनिशियल प्राइस। क्या मान रहे हैं? इनिशियल प्राइस कितना है बेटा? बोल रहा है ₹5। कितना है? रुपीज़ लिख लीजिए। P2 अपन मान रहे हैं कौन सा प्राइस? फाइनल प्राइस, मतलब जो बढ़ के हो गया। तो फाइनल प्राइस कितना हो गया बाबू? बढ़ के हो गया है 7। सेम चीज़ आप किसके साथ करने वाले हैं इधर? वेरी गुड। Q1 इज अवर इनिशियल क्वांटिटी, Q2 इज अवर इनिशियल प्राइस। सो आई एम नॉट राइटिंग दैट बिकॉज यू कैन डू इट ऑफ योर ओन। 100 यूनिट से घट के कितना हो गया है? रुपीज़ मत लगाइए भाई, यूनिट है तो रुपीज़ नहीं लगेगा ना। 100 यूनिट्स और कितना हो गया रिड्यूस हो गया? ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि चेंज इन पी कितना है? चेंज इन पी कितना निकलेगा अब? ₹2। और चेंज इन क्यू कितना निकलेगा? 20। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या पता है हमें? नहीं, हम लोग सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, चेंज इन क्यू बाई चेंज इन पी इंटू
P बाई Q। तो ये P था एक्चुअल में क्या, P1 एंड Q1 इनिशियल था ना। तो अगर इनिशियल आपको P1 नहीं रखना है तो आप P भी रख सकते हो, तो फिर फॉर्मूला में आपको P1 Q1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या करें, चेंज इन Q कितना आया है 20, चेंज इन P इज़ 2, इनिशियल प्राइस वॉज 5 एंड क्वांटिटी 100। सॉल्व कीजिए। वन बाई टू इज इक्वल टू 0 पॉइंट, एंड दिस इज योर आंसर 0.5। तो यहाँ पे EP क्या है, लेस देन 1 है। क्या ये क्लियर हुआ? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। बेटा समझ में आ गया, सबसे इजी क्वेश्चन था ये सब इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, लिखिए अ हाउस होल्ड increases the demand for a commodity from 40 units to 50 units when its price falls by 10%, what is इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी। और आपको ये भी बताना है कि इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है, वो तो अपने आंसर देख के बता देंगे। चलिए सॉल्यूशन लिखिए। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं आप बताइए, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? यहाँ पे लिखा है डिमांड का इंक्रीमेंट तो लिखा है, लेकिन प्राइस का इंक्रीमेंट परसेंटेज में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे कि परसेंटेज वाला फार्मूला लगाएंगे? क्योंकि प्राइस का परसेंटेज में, क्योंकि आपको ना प्रीवियस प्राइस पता है ना इनिशियल प्राइस या फाइनल प्राइस पता है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि आपका Q पहले कितना था और अभी आपका नया फाइनल Q1 कितना हुआ। तो क्वांटिटी में परसेंट चेंज निकाल सकते हैं ना, प्राइस का परसेंटेज तो पता है 10%, क्वांटिटी का परसेंट चेंज कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कैसे निकलता है बेटा? चेंज इन Q बाई ओल्ड प्रीवियस वाला इनिशियल वाला Q इंटू 100%। निकालने का फॉर्मूला तो सभी को पता है। तो बताएंगे यहाँ पे देख के चेंज इन Q कितना हुआ है, 50 माइनस 40 कितना यूनिट्स का हुआ है? तो यहाँ लिखेंगे 10 यूनिट्स। पहले कितना था 40, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कितना आया 25। यस और नो? आ गया 25%। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? EP इक्वल्स टू यहाँ लगाएंगे परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाई परसेंट चेंज इन। तो समझे कहाँ ये फार्मूला लगा और कहाँ वो लगा। तो परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना निकाले हो 25, और परसेंट चेंज इन प्राइस कितना है 10। इसको सॉल्व करके क्या आएगा बेटा 2 पॉइंट, ये आ गया पहला आंसर। और अगर आपसे पूछेगा कि डिमांड इलास्टिक है कि इनइलास्टिक, 1 से ग्रेटर है ना, तो क्या होगा बेटा इलास्टिक। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दी साक्षी, आई लाइक दैट। ये जो तुरंत आया आंसर, इट फील्स गुड, इसमें लगता है कि हाँ यार सीखा है, पता है, समझ में आ रहा है ना। 1 से ज़्यादा होता है तो डिमांड इलास्टिक होता है। वेरी गुड। नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3। चलिए एक MCQ क्वेश्चन पूछते हैं, सॉल्व नहीं करना है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइएगा। व्हेन प्राइस ऑफ ए गुड इज ₹15 पर यूनिट, अ कंज्यूमर बाइज 12 यूनिट ऑफ गुड्स। व्हेन द प्राइस इज इंक्रीज टू ₹18 पर यूनिट, कंज्यूमर इज स्टिल बाइंग 12 यूनिट्स ऑफ गुड्स। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी हियर? अगर 15 रुपया दाम था तो एक कंज्यूमर 12 यूनिट परचेज कर रहा था, खरीद रहा था, डिमांड कर रहा था। प्राइस बढ़कर 18 हो गया है, लेकिन अभी भी वो 18 यूनिट्स ही 12 यूनिट्स ही डिमांड कर रहा है। तो यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी क्या होने वाला है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगा? क्या डिमांड में कुछ चेंज हुआ है? तो आंसर क्या आएगा? 0। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख के ही समझ में आया, डिमांड में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? आप दिमाग लगाओगे कैसे हुआ होगा? चेंज इन क्वांटिटी कितना निकला होगा? 0। 12 और 12, 12 माइनस 12 0। तो भाई 0 बाई एनीथिंग इनटू प्राइस एंड क्वांटिटी तो आएगा 0 ही, है कि नहीं? है ना 0 कमाल का चीज़। 0 से कुछ भी इनटू कर दे या 0 डिवाइड बाय कुछ भी कर दे, है 0 ही। मैं समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन को अपने नहीं करते हैं, नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is to if price changes by 5%, what will be percent change in quantity demanded? तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, पहले फार्मूला लिख लीजिए। इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी कितना, इसका फार्मूला क्या होगा? भाई चेंज 5% में दिया है, तो फार्मूला विल भी, देखिए हम लोग अब शॉर्ट में नोट्स मतलब बुलेट्स एंड सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं, नोटेशंस यूज़ कर रहे हैं। इसको कहते हैं परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डेल्टा का मतलब क्या होता है यहाँ? चेंज, और नीचे है परसेंट चेंज इन, क्या होना चाहिए बेटा? प्राइस। वेरी गुड। तो मुझे बताइए सम में क्या क्या पता है आपको? अपने को पता है प्राइस इलास्टिसिटी पता है कितना है, मतलब अपने को ये वाला चीज़ पता है। इसकी जगह अपने क्या लिख लेंगे? लिख लें 2 इक्वल्स टू परसेंट चेंज इन क्यूडी। पता है क्या? वही तो ढूंढना है। क्या दिया हुआ है? इफ़ प्राइस चेंजेस बाय 5%, तो चेंज इन प्राइस कितना है? तो यहाँ क्या लिख दूँ मैं? 5। तो बताएं परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना निकलेगा? देयरफॉर परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो क्या कर देंगे? 2 × 5 इक्वल्स टू 10 आंसर। भाई इतना इतना करके अगर आपको 1, 2 एंड 3 मार्क्स मिल रहा है, क्या ख़राब है? फुल मार्क्स 100% करेक्ट। इसमें कोई काटने का, मार्क्स डिडक्शन करने का ऑप्शन ही नहीं है। थ्योरी में तो फिर भी रहता है थोड़ा कि नहीं बना पाएंगे, MCQs में तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा अगर आप इसको ठीक से करेंगे। कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये? 3 था। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्या अभी तक इन तीनों में से किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुआ? टफ लगा क्या? मैनेजेबल है ना? लिखिए EP इक्वल्स टू -1 at a given price
द कंज्यूमर बायज 60 units of the good. How many units will the consumer buy? Will the consumer buy if price falls by 10%? ढूंढ सकते हैं। ट्राई करो। पहले बताओ ये नेगेटिव वन का क्या मतलब है भाई? डिमांड तो नेगेटिव वन ही आएगा, डिमांड का साइन तो नेगेटिव ही रहेगा। नेगेटिव का मतलब होता है इन्वर्स रिलेशन है, मतलब अगर प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ेगा और प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घटेगा, इसका मतलब यही है। अब यहाँ पे आपको बोल रहे कि प्राइस 10% से डिक्रीज हो गया, ठीक, तो कितना यूनिट्स कंज्यूमर और मतलब खरीदेगा? पहले तो 60 खरीद रहा था, अब कितना खरीदेगा अगर प्राइस 10% से रिड्यूस हो गया, अगर इलास्टिसिटी कितना है? -1 है। तो करें इसका सॉल्यूशन। तो पहले इन्फॉर्मेशन लिख लो यहाँ पे। तो चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या गिवन है आपको? इलास्टिसिटी गिवन है, वो कितना? % चेंज इन प्राइस गिवन है। तो जब ये भी माइनस में है और आपको बोल रहा है प्राइस फॉल हुआ, तो प्राइस में जब भी फॉल होगा वो नेगेटिव ही फॉल होगा। बता कैसे भाई? चेंज जो आप निकालते हैं क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, वही ना डिफरेंस होता है। सपोज़ कीजिए कि प्राइस था पहले 5 रुपया, ये था इनिशियल, और फाइनल प्राइस कितना था? से 6 रुपया से, सॉरी प्राइस घटा है ना, घटा है तो से प्राइस 4 हो गया। तो चेंज इन प्राइस जब निकालोगे तो इट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना बेटा? माइनस क्या करूं? तो एक्चुअल में क्या आ रहा है? माइनस ही आ रहा है ना। वो हम शो नहीं करते क्योंकि अल्टीमेटली प्लस हो जाता है वो। हेलो, कहाँ से आया पता नहीं, मेरा तो चल रहा है। आई डोंट नो, हम लेट से आए। आइए, तो फिर किया ट्राई आपने? अभी ये चीज़ तो समझ गया ना आप? नहीं, आंसर तुम्हारा जो आया ख़राब नहीं है, वो सही है, लेकिन वो एग्जैक्ट आंसर नहीं है। पूछा क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। यू नो दिस फार्मूला, % चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय % चेंज इन। तो भी अगर मैं यहाँ पे -1 साइन ले रहा हूँ तो सिंपल सी बात है, % चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाई, यहाँ पे मुझे -10% लेना होगा। माइनस जब यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 10% इक्वल्स क्या हो जाएगा? % चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना निकलेगा? इसका मतलब ये हुआ कि जब प्राइस के अंदर डिक्रीज हुआ 10% का, तो क्वांटिटी डिमांडेड 10% से क्या होगा? इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। तो 10% इंक्रीज इन डिमांड होगा। तुमसे बोला है कि पहले कितना यूनिट ले रहे थे? 60। अब मेरे से पूछा, पहले मैं निकालूंगा, देयरफॉर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना होने वाला है? 60 का कितना परसेंट? 10%, विच इज़ इक्वल टू 6 यूनिट्स।
ये तो चेंज हुआ है ना, तो बताइए चेंज बढ़ा कि घटा? 6 यूनिट बढ़ के आएगा कि घट के आएगा? बढ़ के आएगा ना। प्राइस घटा है तो 6 यूनिट ज़्यादा कंज्यूम करेगा। देयरफॉर आपको लिखना पड़ेगा, देयरफॉर न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू, पहले कितना यूनिट था, अब कितना और बढ़ गया, तो आंसर कितना आ गया, 66 यूनिट्स। इसीलिए आपका आंसर कंप्लीट नहीं था, करेक्ट तो था लेकिन कंप्लीट नहीं था। नीचे समझ में आ गया? क्लियर हुआ? पहले कर लिया था कि अभी किया? पहले ही हो गया था, समझ गया था, गुड। एक और क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा अब ये? चलिए लिखिए, अ कंज्यूमर बायज 80 यूनिट्स ऑफ अ गुड at price of rupees 5 per unit if price elasticity of demand is -2 at what price will he demand 64 यूनिट्स? समझ में आया क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? एक कंज्यूमर पहले कितने यूनिट खरीद रहा है, 80 और 5 रुपये पे। अगर प्राइस इलास्टिसिटी -2 है तो किस प्राइस पे वो 64 यूनिट्स खरीदेगा? तो पहले मुझे बताओ, इनिशियल प्राइस कितना था, 5, इनिशियल क्वांटिटी कितना था, 80। बोल रहा है कितना प्राइस अब होगा, ये मुझे नहीं मालूम, तो इसको P1 को P1 ही रहने दो, या X मानना है तो X मान लो। अपन P1 ही ले लेते हैं ऐसे, ताकि अब नया क्वांटिटी कितना यूनिट्स का हो जाए, 60 यूनिट्स का हो जाए, 64 हो जाए, 64 यूनिट्स का हो जाए। अब चेंज इन P क्या होने वाला है? चेंज इन P तो निकालना है कि कितना चेंज होगा। और चेंज इन Q तो अपने को पता चल गया कितना है। ये 16 नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? जब भी सम यहाँ पर ऐसा आए तो आपको क्या लेना है, फिर आपको यहाँ साइन नेगेटिव लेना है, या फिर टोटली साइन को इग्नोर ही कर दो, लो ही मत, ना ऊपर का माइनस लो फिर ना इधर माइनस लो। फिलहाल माइनस लेकर करते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? EP इक्वल्स टू चेंज इन Q बाई चेंज इन P इंटू P बाई, तो यहाँ क्या लिख लूँ मैं, -2, -2 इक्वल्स चेंज इन Q इज़ -16 ना। चेंज इन P मुझे निकालना है अभी। पहले P कितना था, प्राइस 5 एंड 80, 5 एंड, तो अब
चेंज इन पी इक्वल्स -2 आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नॉर्मल कैलकुलेशन कीजिए। $0.50, जब भी जो प्राइस में चेंज होगा वो 0.50 होने वाला है। तो आप मुझे ये बताइए बेटा, यहाँ देखकर डिमांड में चेंज नेगेटिव है, मतलब इन्वर्स रिलेशन है। कॉमन सेंस से बताओ, क्वांटिटी मेरा घटा है, इसका मतलब मेरा प्राइस क्या हुआ होगा? बड़ा होगा। कितना से चेंज हुआ है बेटा? 0.5 से। तो देयरफॉर न्यू प्राइस क्या होना चाहिए, फाइनल प्राइस क्या होना चाहिए? पुराना वाला प्राइस, मतलब P प्लस चेंज इन, तो न्यू प्राइस को P1 माने थे ना, तो P1 होता है इनिशियल प्राइस प्लस चेंज इन P। तो इनिशियल प्राइस कितना था? 5 रुपीज़, और चेंज कितना हुआ बेटा? 50 पैसा बोलेंगे तो 0.5 नहीं लिखेंगे, जब भी मनी करेंगे तो पैसा बना देंगे, 0.50 कर देंगे। तो कितना होगा नया प्राइस? 5 पॉइंट। दिस इज़ योर आंसर। मज़ा आया? और बस इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और, इसके बाद क्रॉस और इनकम करके ये लेक्चर अपने करेंगे ख़त्म। कौन सा नंबर क्वेश्चन होगा बेटा ये? चलिए, तो पहले कंज्यूमर हम आपको सम्स को एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन हम सिर्फ उसका मेन पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करते हैं। पहले कंज्यूमर जो था ना, वो 160 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा था, जब प्राइस कितना था पहले? 8 पर यूनिट। प्राइस घट गया, 6 पर यूनिट हो गया, मतलब P1 कितना हो गया? तो आपसे पूछ रहा है कि बेटा ये जो Q1 है ये कितना होगा? इफ़ आपको बता दिया है कि इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी कितना है, ये गिवन है, आपको बोल रहा निकाल के दिखाओ Q1। तो देखो वहाँ प्राइस निकाले थे, यहाँ क्या निकालना है? सिस्टम सेम रहेगा। नया क्वांटिटी निकालना है तो आपको चेंज इन क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। अब मेरे को यहाँ पे क्विकली देख करके कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग बताएंगे। प्राइस क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब ये जो भी क्वांटिटी होगा वो बढ़कर आएगा कि नहीं? तो 160 से ज़्यादा होगा कि कम? तो जो भी चेंज अपने निकालेंगे वो ऐड करेंगे कि लेस? 160 में ऐड करेंगे। वेरी गुड। चलिए सॉल्यूशन लिखिए। तो साथ साथ चलेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे चेंज इन Q, यही मुझे निकालना है। चेंज इन P इज़ -2, अगर माइनस लेके चल रहे हैं तो मैं -2। EP गिवन ऑलरेडी है -2, और पुराना इनिशियल क्वांटिटी और प्राइस गिवन है, तो सीधा फार्मूला EP इक्वल्स टू चेंज इन Q बाई चेंज इन P इंटू P बाई इलास्टिसिटी की जगह लिखेंगे -2। चेंज इन Q को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि मुझे यही चेंज निकालना है। चेंज इन P हमने निकाला था कितना बेटा? -2। इनिशियल प्राइस कितना था हमारा? 8, और इनिशियल क्वांटिटी कितना था? 160 यूनिट्स। तो यहाँ से चेंज इन Q कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे निकालेंगे चेंज इन Q। ये इसको यहाँ रखेंगे, बाकी सब इधर लेके जाएंगे, तो जो डिवाइड हो रहा है वो सब उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से। तो -2 इंटू 160, और ये डिवाइड किससे हो जाएगा? ठीक, तो कितना आया बेटा? 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना यूनिट्स आ गया? तो बता सकते हैं आप न्यू क्वांटिटी डिमांडेड कितना होगा, मतलब Q1 कितना होगा? Q प्लस चेंज इन, कितना था पुराना वाला क्वांटिटी, अभी इसमें कितना ऐड होगा, नया यूनिट्स कितना होगा? ये आंसर आ गया आपका।
इज इट क्लियर? अब आप क्या सीखेंगे? क्वेश्चन टॉपिक क्या सीखेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। न्यूमेरिकल्स ख़त्म। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर लिखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। चलिए कॉमन सेंस अपना यूज़ करें यहाँ पे। अगर किसी कॉमोडिटी का सब्स्टिट्यूट ज़्यादा है तो उसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा कि कम? ज़्यादा। क्या समझे कि नहीं समझे? क्या ध्यान रखना है? तो इसको शॉर्ट में बताए थे, बुलेट बना के लिखने में, याद रखने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या लिखेंगे? मोर सब्स्टिट्यूट तो इलास्टिसिटी क्या होगा? मोर इलास्टिक। लेस सब्स्टिट्यूट तो डिमांड होगा इन। जब भी इन इलास्टिक लिख रहा हूँ तो ऑलवेज रिमेंबर रिलेटिवली इन इलास्टिक है, परफेक्टली का बात नहीं हो रहा है। किसका बात हो रहा है? रिलेटिव का। दूसरा, नेचर ऑफ द कॉमोडिटी। तो कॉमोडिटी कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है इलास्टिसिटी। पहला चीज़, अगर कोई भी कॉमोडिटी नेसेसरीज है या नेसेसिटी है तो उसका डिमांड इलास्टिक होगा कि नहीं इलास्टिक? कॉमन सेंस भाई, नेसेसिटी का तो इन इलास्टिक होगा और लग्जरी का इलास्टिक होगा। शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया, ये 2 पॉइंट के ऊपर 1 पेज यूज़ होता है एक्सप्लेनेशन में, लेकिन आपने सिर्फ इतना से समझ लिया कि हाँ ऐसा होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? थर्ड पॉइंट लिखिए, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट। कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें आप अपने इनकम का बहुत छोटा अमाउंट खर्च करते हैं उसका इलास्टिसिटी इन इलास्टिक होता है, उसका डिमांड इन इलास्टिक होता है। बता कैसे? आप एक माचिस का डब्बा पे 50 पैसा खर्च करते हैं या 1 रुपया खर्च करते हैं, अगर उसका दाम बढ़ जाए 50 पैसा से तो क्या माचिस लेना छोड़ देंगे? बात समझ में आया ना? तो क्या लेस अमाउंट स्पेंट इन इलास्टिक, मोर अमाउंट जिस पे खर्च होगा उसका क्या होगा? समझ रहे हैं? यहाँ तक क्लियर हुआ? 4th नंबर पॉइंट लिखिए, नंबर ऑफ यूजेस। इसमें क्या ध्यान रखना है? मोर यूजेस मोर इलास्टिक, मतलब इलास्टिक लिख लो। मोर तो अपने आप ही अंडरस्टूड है, क्या लिख लो सीधा?
ठीक, ज़्यादा यूज़ होगा तो उसका डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होगा, और अगर कम यूज़ हो रहा है तो इन इलास्टिक होगा। एग्ज़ाम्पल पढ़े थे ना इलेक्ट्रिसिटी वाला, वही यहाँ पे लगेगा। टाइम फैक्टर लिखिए नेक्स्ट, टाइम। देखिए, शॉर्ट पीरियड में इलास्टिसिटी कम होता है, लॉन्ग पीरियड में इलास्टिसिटी ज़्यादा हो जाता है। क्या याद रखना है? शॉर्ट पीरियड इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक, क्या लिख सकते हैं? लेस इलास्टिक। लॉन्ग पीरियड में इलास्टिक। पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट। अच्छा, ऐसा कोई चीज़ जिसका कंजम्पशन हम बाद में भी कर सकते हैं, मतलब आज ज़रूरी नहीं कि तुरंत ही ख़रीदना पड़ेगा, तो उस केस में क्या होगा? बाद में भी कर सकते हैं, तो क्या करें इसके अंदर बताओ? अगर किसी भी चीज़ का हम डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हैं, बाद में कंज्यूम कर सकते हैं, तो उसका डिमांड इलास्टिक होगा, क्योंकि हम आज नहीं कर रहे हैं। ये बहुत सिंपल है कि आज कंजम्पशन ना करें, डिमांड ना करें, तो इजीली ना किया जा सकता है। जैसे एयर कंडीशन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, अगर आपको लग रहा है कि इसका आज प्राइस ज़्यादा है तो हम आज नहीं खरीदेंगे, कोई बात नहीं, बाद में ख़रीद लेंगे, छोड़ दो, ठीक है ना? तो क्या करना है? अगर पॉसिबिलिटी पोस्टपोनमेंट का हाँ है तो क्या होगा, और अगर ना है तो अरे भाई, अगर बुखार हुआ आपको, आप मेडिसिन लेंगे, आपको अभी चाहिए वो चीज़, और किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो इंजेक्शन्स लेना पड़ता है, तो वो आप अभी लेंगे, उसको तो पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, तो उसका जो डिमांड है प्राइस इलास्टिसिटी, वो क्या होगा? इन इलास्टिक होगा। समझ में आया क्यों ये पॉइंट बना? प्राइस रेंज, क्या याद रखना? प्राइस रेंज वेरी हाई एंड वेरी लो क्या हो जाता है? इन इलास्टिक हो जाता है यहाँ पे। और मॉडरेट रेंज रहता है, अगर मॉडरेट रेंज में है तो इलास्टिक हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि कोई बहुत जो लग्जरियस सुपर लग्जरी चीज़ होता है, बुगाटी वेरॉन है, प्राइवेट जेट है, वहाँ पे आप ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं देखेंगे कि वहाँ पे बोलेगा 10 लाख रुपया बढ़ गया एक प्राइवेट जेट का, तो लोग बोलेगा नहीं भाई हम तो नहीं लेंगे। तो हाई प्राइस अगर है वहाँ भी इन इलास्टिक होता है डिमांड, बहुत लो प्राइस है वहाँ भी, जैसे मैं बताया था मैच बॉक्स है, सिर दर्द का गोली, ये सब क्या है? नमक, ये सब इन इलास्टिक होता है। नमक का थोड़ा दाम बढ़ गया, थोड़ी खाना छोड़ देगा आदमी, लेकिन मॉडरेट रेंज में है तो वहाँ इलास्टिक हो जाता है। अगेन पॉइंट नंबर 8 जो अफेक्ट करता है इलास्टिसिटी को, हैबिट, कंज्यूमर का हैबिट। हैबिट समझ रहे हो क्या होता है? एडिक्टिव गुड्स होता है अगर, जिसको कहते हैं हैबिचुअल, जो अगर यूज़ कर रहा है तो उसका इलास्टिसिटी क्या होगा? हैबिचुअल गुड्स है तो
इन इलास्टिक। सिगरेट का, कॉफ़ी का, टी का क्या होगा? समझ रहा है? हैबिचुअल गुड्स का होता है इन इलास्टिक। तो लेगा ही लेगा आदमी, खाएगा ही खाएगा। क्या टोबैको के ऊपर प्राइस नहीं बढ़ा है? मगर जो जर्दा पान मसाला खाते हैं लोग, उसका तो प्राइस बढ़ा है। सिगरेट्स का भी काफ़ी प्राइस बढ़ गया, लेकिन फिर भी तो लोग कंज्यूम कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना क्यों हो रहा है? तो कैसे यहाँ पे मेंशन करेंगे? अगर हैबिचुअल है, अगर है, यस, अगर हैबिचुअल है तो इन इलास्टिक। क्या याद रखना? एग्जाम्पल के याद में क्या रखेगा? टी, कॉफ़ी, सिगरेट्स। मेडिसिन का हैबिट नहीं होता बेटा। अब किसी का मेडिसिन खाने का हैबिट है क्या? होता है एक्सट्रीम केसेस में, बहुत लोग को सिर दर्द होता है तो ले लेता है भाई। अब उसको आदत हो गया है कि वो सिर दर्द है तो सेराडॉन या डिस्प्रिन खाएगा ही खाएगा, वो हैबिचुअल अब लेना ही है। तो वहाँ भी उसका फिर इलास्टिक हो जाता है डिमांड। अगर प्राइस बढ़ भी जाए सेराडॉन का तो लोग कंज्यूम करेंगे। और अगर नहीं है, हैबिचुअल गुड्स नहीं है, तो क्या करना है? इलास्टिक। समझ रहे हैं? देख रहे पॉइंट्स से कैसे समझ में आ रहा है? इलास्टिसिटी चेक कर सब पाते हैं इन सारे चीज़ों से। कम्युनिटी का नाम बताओ, अपने बता देंगे इलास्टिक होगा कि इन इलास्टिक डिमांड होगा। अगेन इनकम, अगर इनकम अच्छा खासा है तो, अगर इनकम हाई है तो क्या होगा बेटा? कि थोड़ा प्राइस बढ़ भी जाए तो घबराने की बात। लेकिन अगर इनकम लो है या मिडल क्लास है, तो उसके लिए वो लोग का क्या होता है? जनरली इलास्टिक होता है। ठीक है, इतना काफ़ी नहीं है क्या? बहुत है ना इतना? और भी अगर आपको कुछ पॉइंट समझ में आता है या आपको लगता है कि हम लोग को करना चाहिए, तो आप उसको कर सकते हैं और डाउट्स भी उस पर पूछ सकते हैं। तो क्या फैक्टर्स हमने ख़त्म कर लिया। अब हम लोग इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस देखते हैं। इससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं कि सर ये जो आप इलास्टिसिटी पढ़ाए हैं, इसका यूज़ क्या है रियल लाइफ में? इट इज़ अ बिग क्वेश्चन कि सर हम लोग पढ़ तो लिए, इतना आप सम्स भी करा दिए, इतना सब कुछ बता भी दिए, कैलकुलेशन थ्योरी पढ़ ली है, वाई, क्यों क्यों पढ़े? तो पहला रीज़न तो है बेटा मार्क्स आएगा। पहला रीज़न मार्क्स आएगा। दूसरा रीज़न है कि इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन, ये सीख के हम करेंगे क्या, मतलब इसका यूज़ क्या है सर लाइफ में, ये सीखेंगे अपने। तो ध्यान से आप सुनिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं सिर्फ पॉइंट लिखूंगा, इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, बट इसको समझना ज़रूरी है। पहला है बिजनेस डिसीजन। मैंने आपसे कहा था कि सपोज़ कीजिए हमारा परफ्यूम का भी बिज़नेस है, तो अगर अपने प्राइस परफ्यूम को बढ़ाना चाहते हैं, कि हम अपने प्राइस 50 रुपीज़ से बढ़ाना चाहते हैं या 20 रुपीज़ से बढ़ाना चाहते हैं, मैं बढ़ाऊँ कि नहीं बढ़ाऊँ, येस और नो? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, इसी के लिए पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपका जो प्रोडक्ट कम्युनिटी है, उसका मार्केट में डिमांड इलास्टिक है कि इन इलास्टिक। याद रखिए, अगर हमारा प्रोडक्ट इन इलास्टिक है, उसमें अगर मैं थोड़ा प्राइस बढ़ा भी देता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मेरे टोटल रेवेन्यू पे। किस पे? टोटल रेवेन्यू पे हमारा ज़्यादा इम्पैक्ट हम बढ़ा सकते हैं। मेरा टोटल रेवेन्यू में ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, मेरा प्रॉफिट्स पे ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम इन इलास्टिक जोन में है, हमारा प्रोडक्ट इलास्टिक है, तो उसके अंदर जो हम टोटल कमाई करते हैं, अगर टोटल रेवेन्यू का बात करें तो प्राइस बढ़ाने से टोटल रेवेन्यू में डिक्रीज़ होगा ज़्यादा। ठीक, तो मैं ये किसी एक सेपरेट क्लास के अंदर आपको ड्रॉ करके बताऊंगा कि किस तरीके से रेवेन्यू अपने चेक कर सकते हैं। करने को तो अपने आज भी कर सकते हैं, कि हम देख पा रहे हैं ऐसे कैसे सर, बताइए मेरे को कैसे हो रहा है ये चीज़। किस जोन में रेवेन्यू ज़्यादा होगा, इलास्टिक होने से रेवेन्यू में चेंज होता है, डिक्रीज़ हो जाएगा, तो यहाँ डिसीजन लेने में काम आएगा।
ठीक, प्राइस बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, एक बहुत बड़ा डिसीजन है। इलास्टिसिटी के बारे में पता होगा तो आप इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा, इम्पोर्टेंस टू मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट कौन होता है? अब मोनोपोलिस्ट होता है वो आदमी जो एक ही प्रोडक्ट अकेला बेचने वाला है मार्केट में, एक अधिकार है उसका मार्केट में। अब मोनोपोलिस्ट जानते हो एक काम करता है जिसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या करता है? ये ही कर सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह या एक कस्टमर से वो अलग प्राइस चार्ज कर रहा है, दूसरे कस्टमर से दूसरा प्राइस चार्ज कर रहा है। मतलब एक मार्केट है ये, एक मार्केट है ये। इस मार्केट में सेम प्रोडक्ट वो 200 रुपये में बेच रहा है, इस मार्केट में वो सेम प्रोडक्ट 180 में बेच रहा है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसको पता है कि ये जो मार्केट है ना बेटा, ये क्या है, इसमें इलास्टिसिटी कम है कि ज़्यादा? कम है। ये मार्केट में डिमांड इनइलास्टिक है, ये तो इलास्टिक है तो प्राइस कम रख रहे हैं सेल्स करने के लिए, इनइलास्टिक में प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। एग्जांपल समझ लीजिए कि 180 चार्ज हो रहा है बेटा बड़ा बाज़ार में, और ये अपने चार्ज कर रहे हैं भवानीपुर में। इनकम वहाँ लोगों का ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्राइस बढ़ाने से। यहाँ पे समझ रहे हो? समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस। क्या होता है बेटा फैक्टर्स? क्या पढ़े थे हम लोग? किसी भी फैक्टर का, से लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर था ना, तो हम एक एग्जांपल समझते हैं लेबर। अच्छा, लेबर लोग को हमें क्या देना पड़ता है? पैसा, वेजेस देना पड़ता है। अब ये वेजेस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? अब अगर लेबर का सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब लेबर इजीली अवेलेबल है, तो हम इसके वेज को हम कम भी दे सकते हैं। लेकिन लेबर का जो डिमांड है अगर वो इनइलास्टिक है, जल्दी से चेंज नहीं होगा, तो उसके ऊपर हम अपना वेजेस फिक्स कर सकते हैं कि भाई इतना ही देंगे, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला। लेकिन अगर लेबर कम है तो हम क्या करेंगे? हमारा जो क्या होगा प्राइस, वेजेस क्या होगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ट्रेड यूनियन डिसाइड करेगा कि कितना हम चार्ज कर सकते हैं। वेजेस डिटरमाइन ट्रेड यूनियन करता है, तो ट्रेड यूनियन के पास कैपेसिटी हम कितना वेज लेंगे, और वो डिपेंड करता है कि लेबर कितना मार्केट में अवेलेबल है। ठीक। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने में भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाता है ना, उसमें भी यूज़ होता है। अब मान लीजिए किसी चीज़ पे ये गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगा रहा है, ड्यूटी लगा रहा है। अगर टैक्स लगने से उसका प्राइस बढ़ गया और अगर वो गुड्स बड़ा इलास्टिक है तो उसका मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगा? तो ये तो नेगेटिव एडवर्स इम्पैक्ट पड़ गया। तो ये उन चीज़ों पे टैक्स कम लगाते हैं जिसका मार्केट में डिमांड इलास्टिक होता है ना। वहाँ सोच समझ के लगाना पड़ता है, कहीं भी कोई भी टैक्स नहीं लगाता। इसीलिए गुड्स का सेग्रीगेशन किया हुआ है कि इस पे 28% लगेगा और इस पे 5% लगेगा। ठीक है। लग्जरीज कुछ भी लेंगे तो 28%। इंटरनेशनल ट्रेड में भी काम आता है।
रेट ऑफ एक्सचेंज में काम आता है। और एक पैराडॉक्स सिखाएंगे, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, PLENTY। ये बेटा बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। लोगों को ये लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। ये कहाँ पाया जाता है? एग्रीकल्चर में। कहाँ पे? ये बड़ा मज़ा आएगा। मान लीजिए किसी साल किसान का जो आउटपुट है, फूड प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हो गया, देश में फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आपको क्या लगता है? किसान माला माल? क्यों? क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट फसल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो उसका सप्लाई बहुत ज़्यादा हो चुका है, वो इजीली अवेलेबल है। तो जो बायर्स है, जो मिडल मैन है, जो उससे सामान खरीदता है, वो क्या करता है? बहुत उसका प्राइस जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो किसान का हालत और इंस्टेड ऑफ अच्छा होना घट जाता है। इसीलिए इसको पैराडॉक्स बोले, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। बहुत ज़्यादा अगर प्रोडक्शन होता है तो इसमें भी बहुत इनकम बढ़ नहीं जाता है फार्मर का। ओवरऑल इनकम में हो सकता है रिडक्शन आ जाए, फार्मर का इनकम जो है वो रिड्यूस हो जाए, क्योंकि जो प्राइस है मार्केट में वो काफ़ी गिर जाएगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? गवर्नमेंट अपना एक MSP सेट करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। इससे कम में कोई, तो वहाँ ये काम आ गया। तो इलास्टिसिटी से ये चीज़ हम समझा पा रहे हैं ना, कि प्रोडक्ट जो आइटम बना उसका डिमांड चेंज हुआ, क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड हो जाता है, इसीलिए कम हो जाता है। ये जो क्वेश्चंस, ये जो पॉइंट्स है, ये आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग ढूंढ के लाएंगे कैसे। ठीक है, तो हमने यूजेस वगैरह सब कुछ सीख लिया, और छोटा छोटा 2 टॉपिक क्रॉस और इनकम ख़त्म करेंगे इसके बाद अपने ये चैप्टर को। तो प्राइस इलास्टिसिटी हमने पूरा ख़त्म कर लिया। इसके बाद जो 2 इलास्टिसिटी बचा है वो कौन सा था? इनकम इलास्टिसिटी। लिखो, बस इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। पर्सन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय पर्सन चेंज इन इनकम। इनकम को हम लोग क्या दिखा रहे हैं? किससे? वाई से डिनोट कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं पर्सन चेंज इन वाई। इसका अगर अपन फॉर्मूला बनाएं तो चेंज इन क्यू बाय चेंज इन वाई इंटू वाई बाय क्यू। सेम फार्मूला है, बस प्राइस की जगह क्या लगा दिए हैं? इनकम। आप बता सकते हैं इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशन होता है? प्राइस और डिमांड में तो इन्वर्स होता है, इसका रिलेशन कैसा होता है? डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब अगर इनकम बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। इसको पॉजिटिव रिलेशन भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर भी होगा पॉजिटिव, ग्रेटर देन, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका टाइप्स, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा अगर इनकम इंक्रीज होगा, उसको कहते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी।
क्वांटिटी डिमांडेड 0 से ज़्यादा लेकिन 1 से कम है। अगर इसका मेज़र, इसको ऐसे नहीं लिखो, इसको ई वाई लिखो। क्या लिखो? ई वाई लिखो, ई वाई। अगर ई वाई का वैल्यू 0 से ज़्यादा और 1 से कम है तो क्या ध्यान रखना, क्यूडी में जो इंक्रीज़ होगा वो इनकम के इंक्रीज से कम होगा। देखो एरो को समझो, इसका एरो बड़ा है, इसका एरो मतलब इनकम में ज़्यादा इंक्रीज़ होगा लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कम इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ तो होगा लेकिन कम। तो यहाँ पे क्या होगा? ये कहाँ पाया जाता है? लिख लेना, ये पाया जाता है नेसेसिटीज़ में। और ये कहाँ पाया जाता है? लग्जरी में। जितना प्रोपोर्शन से इनकम बढ़ेगा, लग्जरी का क्वांटिटी डिमांडेड उससे ज़्यादा से बढ़ता है, ज़्यादा प्रोपोर्शन से बढ़ता है। यूनिटी जितना प्रोपोर्शन में इनकम बढ़ेगा उतने ही प्रोपोर्शन में क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज़ होगा। नेगेटिव कहाँ पे ये पाया जाता है बेटा? इन्फीरियर। किस में? इन्फीरियर गुड्स में पाया जाता है। भाई आपका इनकम बढ़ेगा तो अब ख़राब चीज़ खरीदेंगे क्या? ख़राब चीज़ का डिमांड घट जाएगा ना, तो नेगेटिव होता है। तो आपको क्या ध्यान समझना है? देखो ध्यान से समझना, जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में 3 आ गया, इसको ऐसे करो पॉजिटिव में ये तीनों लेके चलो। सुनो, इसको ठीक कर लो, इसको लिखो पॉजिटिव का लिखो 1, पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव का 3, और इसको कर लो बी एंड सी। ये होगा हमारा बी, और ये हो गया हमारा थर्ड सी। 0 का मतलब हो गया कोई भी चेंज, तो क्वांटिटी डिमांडेड फिक्स हो गया, ऊपर बार लगा दें मतलब फिक्स हो गया। इनकम इंक्रीज होगा तो भी उसमें कोई चेंज, तो कौन सा बताए थे? इनएक्सपेंसिव एसेंशियल गुड्स। क्या? इनएक्सपेंसिव एसेंशियल गुड्स। नाम बताओ, जो महंगा तो नहीं है बेसी लेकिन एसेंशियल है। क्या था बेटा? ज़रूरी है, चाहिए सबको खाने में, लेकिन ज़्यादा कॉस्टली। तो इस केस में बेटा क्या होता है? 0। इनकम बढ़ भी जाए तो थोड़ी आप नमक बहुत खाने लगेंगे, ऐसे समझना है आपको। एक 5 मिनट मेरे को दे। ख़त्म। इनकम इलास्टिसिटी इतना ही है। और लास्ट इलास्टिसिटी क्या था हमारा? क्रॉस। नाम से ही आप समझ जाएंगे क्रॉस इलास्टिसिटी। कौन सा इलास्टिसिटी? क्रॉस इलास्टिसिटी जब भी आएगा तो याद रखना इसका कनेक्शन सब्स्टिट्यूट्स के साथ होगा। किसके साथ होगा? सब्स्टिट्यूट या रिलेटेड गुड्स के साथ। जैसे इसको कैसे डिनोट करेंगे? लिखेंगे ई एक्स वाई,
तो ई एक्स वाई, वाई क्या है यहाँ पे, दूसरा कॉमोडिटी है, ठीक। जो रिलेटेड गुड्स में प्राइस में चेंज होगा, तो जिस कॉमोडिटी का हम बात कर रहे हैं उसमें क्या चेंज होगा, फॉर्मूला होगा परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई परसेंट चेंज इन प्राइस ऑफ। अब एक्स वाई को आप कैसे समझ लेंगे बेटा, टी कॉफ़ी समझ लेंगे, और अच्छा समझने के लिए क्या करेंगे, टी और वाई क्या है, कॉफ़ी, सब्स्टिट्यूट है, रिलेटेड गुड्स है। तो बताइए तो क्या होगा, क्या कनेक्शन होगा, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ेगा तो टी का डिमांड, समझ गए। तो इसका भी हम लोग टाइप्स कर लें और फिर ख़त्म करते हैं टॉपिक को। सिर्फ 3 टाइप है इसमें, ख़त्म, बस 1 मिनट 2 मिनट। पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो। धीरे धीरे बाबू, हो लास्ट बेंच, आराम से थोड़ा सा। तो क्या ध्यान रखना, प्राइस बढ़ेगा किसका, प्राइस ऑफ वाई बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स क्या होगा, बढ़ेगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी हो गया। किस केस में होता है ये जो अभी अपने एग्जांपल देखे। नेगेटिव क्या होता है, अगर आपका रिलेटेड गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स डिक्रीज हो जाएगा। ये कब होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल, कार पेट्रोल, पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ा, तो कार का डिमांड, हाँ, और ज़ीरो क्या होगा, डू नो अफेक्ट, क्या होगा, क्वांटिटी में कोई अफेक्ट नहीं होगा। ये कब होगा, जब नॉन रिलेटेड गुड्स होगा, क्या होगा, तो ज़ीरो होगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ एग्जांपल क्या देखेंगे आप, लिख लेंगे, इसमें एग्जांपल लिख लेंगे, प्राइस ऑफ कॉफ़ी बढ़ा तो टी का जो डिमांड था वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक्स एंड वाई की जगह नाम रिप्लेस कर लिए। वाई बेटा हम लोग पकड़ रहे हैं पेट्रोल, पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कार का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रॉस एंड इनकम इलास्टिसिटी। न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिया है। तो आप लोग डेफिनेशन लिख के लाएंगे इनकम और क्रॉस का। मैंने फार्मूला लिखा है, आप उससे डेफिनेशन बनाएंगे। तो बच्चों, आई होप ये वाला वीडियो और लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।